जी, पासिंग फंक्शन पैरामीटर्स, हम फंक्शंस को क्यों जरूरत पेश आती है, हमें क्यों पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हैं, तो पहला तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है जब हम पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप लोग पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर फंक्शन को के अंदर वैल्यू भेजनी है टू प्रोसेस करने के लिए, हम फंक्शन का हमने पहले पढ़ा था कि हम लोग फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के, रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूज तब करेंगे जब उसको कोई स्पेसिफिक टास्क हम लोग परफॉर्म करवाने की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए हमें फंक्शन को वैल्यूज पास करनी होंगी ताकि वो कोई भी सर्टेन एक्शन परफॉर्म हो सके। तो फंक्शंस देने के लिए, ये फंक्शन को यूज करते हैं हम लोग, फंक्शन को आगे वैल्यूज पास करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए हम जो स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं वो हम लोग बेसिकली उसके ऊपर हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने ऑपरेशन के लिए हम लोग उसे वैल्यू पास करनी होती है, तो वैल्यू पास करते हैं थ्रू पैरामीटर्स, यानी कि वो सिंपल वेरिएबल्स ही होते हैं पीएचपी के, जो कि हमारे पास वैल्यूज को एक्सेप्ट करके और लेके जाते हैं कहाँ पे, उस फंक्शन के अंदर। तो ताकि हम उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकें। तो उसका तरीका क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका सिंटैक्स है फंक्शन, वही कीवर्ड यानी कि फंक्शन बनाने वाला सेम तरीका वो, और फिर उसके बाद फंक्शन स्पेस, आगे फंक्शन का नाम जो भी आए, ठीक है। फिर उसके बाद आप रखना चाहें इन और ब्रैकेट्स के अंदर आप वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यानी कि डॉलर साइन आगे वेरिएबल का जो आप नाम रखना चाहे जो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करें, कोमा, डॉलर साइन दूसरा, अगर आपने कोई जरूरत है दो चाहिए तो दो, अगर दो से ज्यादा चाहिए तो फिर कोमा लगा के आप और इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपको 5 चाहिए तो कोमा लगा के आप 5 वेरिएबल भी भेज सकते हैं फंक्शंस के अंदर। तो एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऊप के भी कॉन्सेप्ट दे दूं कि अगर क्या हम सेम नाम से, आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या हम दो फंक्शन सेम नेम से बना सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी? क्या हम एक नाम से दो फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं? जी, अभी मैंने एक आपसे क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन ये था कि क्या हम लोग सेम नेम से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, तो कुछ बच्चों ने कहा जी हाँ, यस वी कैन डू, बट डिफरेंट पैरामीटर्स, यस इट हैज द एडवांटेज ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। अब वो क्यों हम बनाते हैं, तो ये ऊप के कंसेप्ट के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम एक ही फंक्शन का हमें बार बार याद ना रखना पड़े। अब वो फंक्शन फॉर एग्जांपल सम की मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं सम का फंक्शन बना लेता हूं तो वो सम के फंक्शन के अंदर अगर मैं पहले बनाता हूं तो मैं उसको कह देता हूं दो पैरामीटर से, यानी कि वो दो वैल्यूज को सम करने के लिए। अगर मेरे मैंने तीन वैल्यूज को सम करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, तो तीन वैल्यूज को सम करने के लिए मैं तीन पैरामीटर्स के साथ वही सम का फंक्शन बना लूंगा, चार के भी बना लूंगा, और इसी तरीके से मैं मल्टीपल वैल्यूज यानी कि पॉसिबल जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उतनी ही मैं बना लूंगा। क्योंकि वैल्यूज कभी कभी हमें रिक्वायर्ड सबमिशन करने के लिए 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई हमारे पास स्पेसिफिक कंसर्टन सिचुएशंस आ सकती हैं, पॉसिबल आ सकती हैं। क्योंकि हमारा टारगेट ही क्या होता है, हमारा टारगेट यही होता है कि हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस को यूज, यानी कि जो कुछ होता हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मौजूद होते हैं, ठीक है, बट हमारे पास अक्सर ये होता है अब बिल्ट इन फंक्शंस अगर वो आप देखेंगे तो मोस्टली डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे बट सेम नेम होंगे। तो हम लोग इसी तरीके से देखें तो हम लोग भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर इस्तेमाल करें तो हम लोगों को भी इसी तरीके से करना चाहिए कि समेशन के जैसे कि मैं बात कर रहा हूं तो हम लोग उसके अंदर फंक्शन का नेम सेम रखें और पैरामीटर्स इंक्रीज करते जाएं। तो इसे ऊप यानी कि हमारा पार्ट है, तो ऊप के अंदर इसे हम ओवरलोडिंग कह रहे होते हैं। तो ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होता है कि हम फंक्शन का नाम सेम रख रहे होते हैं बट पैरामीटर्स डिफरेंट करते जाते हैं। तो ये ऊप का हमारा एक टॉपिक है ओवरलोडिंग, उसके अंदर हम ये चीज देखते हैं कि फंक्शन के नाम, अब ये हम सेम नेम क्यों रखते हैं, टू यूज इट फॉर सेम पर्पस बट ऑन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, ऑन डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। तो वहां पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ओवरलोडिंग के इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स, उसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से आज आप लोगों को करवा रहा हूं। मैं विजुअल स्टूडियो कोड और जैम्प को रन कर रहा हूं जी।
लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड की स्क्रीन शेयर होगी, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ जी, फंक्शन डॉट php। सपोज दैट मेरे फंक्शन के अंदर मैं पहले काम ये करता हूँ कि मैं दो वैल्यूज को जमा करने का कोड लिखता हूँ। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जी, सम का, और इसके अंदर दो वेरिएबल बना देता हूँ, एक $, ए और एक $, बी। और इसकी फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं करता ये हूँ कि मैं रिटर्न कर देता हूँ क्या, $, ए प्लस $, बी को। ठीक है जी। अब ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब देखिएगा कि अगर मैं सम के फंक्शन को यूज करता हूं तो मैं इको करवा देता हूं, इको $, ओ सॉरी, सम इनटू 2,3, और अब हम इस फाइल को रन करते हैं जी। तो रिटर्न मेरे पास क्या आ गया, 5। अब हुआ क्या इस फंक्शन में, मैंने रिटर्न टाइप फंक्शन, मैंने रिटर्न टाइप का, ये मैं बता देता हूँ, ये रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है, जो भी इसको इसका एक्सप्रेशन का आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा और डिटेल कर लेता हूँ, मैं $C और $C इक्वल है expression के। अब बेसिकली मैंने इस फंक्शन में किया कि मैंने सम के फंक्शन को a की वैल्यू दी, a की वैल्यू दे दी मैंने एक b का पैरामीटर, ये दो पैरामीटर रख लिए। फिर उसके बाद मैंने लिखा $C इक्वल $a प्लस $b सेमीकोलन। अब इस स्टेटमेंट में इनकी a की वैल्यू और जमा b की वैल्यू को करके किसको दे दे, $C को, और $C को मैंने रिटर्न भेज दिया। अब रिटर्न कीवर्ड है, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड का मतलब ये होता है जहां से इस फंक्शन को कॉल किया जाए वहां पे ले जाए क्या, $C। अब मैंने फंक्शन को कॉल किया नीचे एक स्टेटमेंट में, मैंने लिखा इको सम इनटू 2,3। अब ये 2 कहां पे गया, वेरिएबल $a के अंदर चला गया, और 3 कहां पे गया, $b के अंदर चला गया। उसने कंप्यूटर ने, अब $a के पास 2 है और $b के पास 3 है, तो उसने 2 प्लस 3 कितना हो गया, वैल्यूट किया इसको 5 बना, 5 किसको दे दिया, $c को। अब $C के पास यहाँ पे वैल्यू आई और इसने कैलकुलेट करके वो रिजल्ट वापस भेजा, जहां पे मैंने फंक्शन कॉल दी थी वो फंक्शन कॉल यहाँ पे क्या आ चुका है, 5। तो कंप्यूटर ने इको स्टेटमेंट की वजह से इको करवा दिया किसे, 5 को। तो ये देखें हमारे पास आउटपुट में 5 ही आ रहा है। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पे एक और इसको वैल्यू पास करता हूँ 4, मुझे अगर 4 चीजों में जमा करना था, अब मैं इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, वो 5 ही कह रहा है, बट मैंने तो यहाँ पे वैल्यूज कर दी 2, 3, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए था 9, वो क्यों नहीं 9 कर रहा, बिकॉज उसके पास, सम के पास सिर्फ दो वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है, तीन वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मैंने ये कर देता था कोमा लगा, यानी कि मैं एक और फंक्शन बना लेता हूं सम के ही नाम से, बट उसके अंदर मैं पैरामीटर्स कितने कर देता हूं, $t, और यहां पे मैं क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं इसके अंदर
डी। अब देखते हैं क्या होगा। अब मैंने उसे वैल्यू कितनी दी है, आई थिंक पीएचपी कोर जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स को सपोर्ट। जी, बट पीएचपी कोर के अंदर हमारे पास हम लोग ओवरलोडिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओवरलोडिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे, अपने पास जिस टाइम हम क्लासेस बेस के पर वर्क करेंगे। क्लास अब बेसिकली क्या है, क्लास का मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो उसके साथ हम लोगों को इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ओवरलोडिंग को। तो फंक्शन का हमें फायदा यही था कि हम लोग इसको डिफरेंट या टाइम यानी कि यूज कैसे। अब एक तो तरीका ये था कि मैं बार बार इनको मैनुअली जमा करता, तो दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे जस्ट ओनली फंक्शन को रीयूज करके ही इस्तेमाल कर लूँ। तो मैं उसके लिए जस्ट ओनली सॉरी मैं यहाँ पे कंकैटिनेट कर दूँ। आउटपुट हमें लानी है तो हम उसके लिए यहाँ पे एक इको करवा लेते हैं। ताकि अलग अलग लाइन में आउटपुट आए ना, मैंने उसके लिए किया। ये देखिए पहली लाइन में 2+3, फिर यहाँ पे मैंने और नंबर लिख दिया था, फिर यहाँ पे और, यहाँ पे और, यहाँ पे और, ये डिफरेंट जो जो नंबर लिखे हैं वही ऐड हो रहे हैं। ये देखिए 2+23 25, 9+2 11, 6+3। हम नीचे से आंसर्स को कंपेयर करें तो ये सारे ही एवल्यूट कर रहे हैं। तो ये देखिए मुझे सबमिशन का कोड मुझे बार बार करना नहीं पड़ रहा, जस्ट ओनली वो कॉल जाती है सब में वो एक्सप्रेशन जो भी एवल्यूट होता है, एवल्यूट होने के बाद वो क्या होता है, उसका रिटर्न आ जाता है रिजल्ट किस प्लेस पे जहां पे मैंने उस फंक्शन को कॉल दी थी। तो ये बेसिकली एडवांटेज आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास है किसका, रिटर्न वैल्यू का। तो ये रिटर्न वैल्यूज में हमारे पास ये एडवांटेज है। तो हम लोग पहले इसकी थोड़ी थ्योरी भी देख लें। A PHP function parameter or argument is a variable used to pass information to the function outside the function। कहां से हम वैल्यू भेजते हैं, आउटसाइड से, कहां जहां पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमने फंक्शन को असेस किया और उसे वैल्यू भेजी। तो हमने आउटसाइड से एन आर्गुमेंट पैरामीटर इज डिक्लेयर्ड बिटवीन द राउंड ब्रैकेट। ये जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स थी, ठीक है, हम लोगों ने ये देखिए राउंड ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे दो पैरामीटर बनाए, एक $1 एक $1 बी। आप लोग जो भी इसको कोशिश किया करें मीनिंगफुल नेम रखेंगे। फिर उसके बाद यानी फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू इस तरीके से भी रख सकते थे। दे कैन कैरी एनी टेक्स्ट नंबर और अरे, और ये कुछ भी कैरी कर सकते हैं, जो आप उसको वहां से भेजेंगे वही वो अपने पास कैरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से उसे अरे भेज देते तो वो उसको भी कैरी कर सकती थी। they can carry any text number and an array और array को carry करेगी। in this example two values are passed in function add। उन्होंने add का फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, उन्होंने उसके अंदर दो वैल्यूज भेजी हैं, फिर उनको डायरेक्टली को, ये एक तरीका था कि उसी के फंक्शन के अंदर इको करवा देना।
दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम लोग उसको फंक्शन बना लें और उसको रिटर्न वैल्यू भेज दें। तो ये अब रिटर्न वैल्यू के बारे में आ रहा है। A function can return a value back to the script that call the function। जिस स्क्रिप्ट ने जिस लाइन ने उसे कॉल किया है वो उससे उस फाइल को असेस करेगा, यानी कि वहां पे रिटर्न भेज देगा। जो भी उस फंक्शन के अंदर हमने एवोल्यूट की स्टेटमेंट या स्ट्रिंग बनाई, हम उसको रिटर्न भेज देंगे जहां से उस फंक्शन कॉल को भेजता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आप लोगों को मैंने अभी इको भेजा है, तो हम लोग इको इस तरह कोई स्ट्रिंग भी भेज सकते थे, कोई स्ट्रिंग बना के भी भेज सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ से कंकैटिनेट ही करके भेज देता $C। मुझे बात एक, अभी मेरा कोड रिड्यूस हो जाएगा कैसे, देखिएगा। मैं अभी आपको एक चीज, तो ये जो मैंने इको की BR की है स्पेस, ये लिखने की भी मुझे जरूरत नहीं रहेगी। कहीं पे सेमीकोलन भी हमसे रिमूव, ठीक है। तो वो जो भी हम आउटपुट भेजेंगे वो उसी को एक्सेप्ट करेगा और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? जी, उमर फारूक ने भी क्वेश्चन किया है कि सर प्रिंट और इको में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग इको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ इको की जगह मैं प्रिंट यूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं कोई डिफरेंस आता है कि नहीं। तो ये हम लोगों ने पहले भी अप्लाई किया था कि प्रिंट और इको में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम आउटपुट देते हैं, ठीक है। और इवन कि आप प्रिंट को एक तरीका ये भी है कि आप पैरेंथेसिस लगा के, और इको के साथ भी आप पैरेंथेसिस लगा के भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सेम आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं। तो प्रिंट और इको में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही सेम वर्किंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये देखिए मैंने प्रिंट को लगा दी, इसी तरह इको को भी हम पैरेंथेसिस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इको और प्रिंट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो बोथ आर सेम वर्किंग। और इनके अंदर ये कि हम लोग ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं, अगर आप ब्रैकेट्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रिंट और इको में भी कोई डिफरेंस नहीं है। और आपके पास पैरेंथेसिस के साथ और विदाउट पैरेंथेसिस यूज करने से भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, फिर हम आगे ऑनवर्ड अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ऑल इज क्लियर, ठीक है। तो रिटर्न फंक्शन का हम थ्योरी देखते हैं। फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू बैक टू द स्क्रिप्ट कॉल्ड द फंक्शन यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है, जहां पे फॉर एग्जांपल फंक्शन के अंदर रिटर्न आ जाएगा वहीं पे उसे रिटर्न कर देगी। द वैल्यू में बी एनी टाइप इंक्लूडिंग अरे एंड ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है जो कि वो रिटर्न करेगी कहां पे, जहां से फंक्शन कॉल जनरेट की गई है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पीएचपी के फंक्शन। पीएचपी के फंक्शंस क्या थे, बेसिकली डेट का फंक्शन बेसिकली हमें रिटर्न कर देता है डेट, ठीक है, यानी कि डेट उस दिन की जो भी डेट होगी वो हमें सेंड करेगा। तो डेट फंक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं डेट को फॉर्मेट करने के लिए। आप लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं कि आप लोग उसको डेज के अंदर चाहते हैं किस तरीके की डेट लिखी हुई आए, तो उसके लिए आप लोग वहां पे एडिटिंग वहां पे कर सकते हैं। तो डेट फंक्शन हम लोगों ने यूज किया था। अगर डॉट ये वाई एम लिख देते हैं या आप एमडी या डी एम वाई कर देते हैं, तो जहां पे आप जिस तरीके से इसे फॉर्मेशन करना चाहेंगे वो आप उसी तरीके से कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड है आई। तो आई बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डे वीक को। तो अगर आप लगा देंगे आउटपुट डेट इन डबल कोट्स के अंदर आई लिख दोगे, तो वो आपको उसका दिन बता देगा कि आज दिन कौन सा, तो वो हमारे पास प्रिंट करवा देगा। उसके बाद हम लोगों ने रीड किया था हेडर फंक्शन। हेडर फंक्शन बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल होते हैं फर्दर। हेडर फंक्शन बेसिकली अगर मैं जनरली को हम जिस टाइम एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, यानी कि कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, जिस टाइम हम कोई वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजते हैं टू असेस करने के लिए,
तो वहां पे हमारी वेब साइट के साथ जो इन्फॉर्मेशन अटैच होती हैं या वो रिस्पॉन्स आता है तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन या कोई इन्फॉर्मेशन अटैच होती है तो उसको हम HTTP फंक्शंस के हेड या हेडर फंक्शंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन PHP द हेडर फंक्शन सेंड्स रॉ HTTP हेडर टू क्लाइंट। तो PHP का जो हमारे पास वो सर्वर है वो हमारे पास रॉ उसके हेडर रिक्वेस्ट यानी कि उसके रिक्वेस्ट के साथ कोई डाटा भेजता है। When you request web page to bounce back to your browser, you are not just bring back the web page, you are also bringing back some called HTTP headers. तो आपके वो जिस टाइम आपने रिक्वेस्ट की तो वो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो हेडर रिक्वेस्ट आपके उसके पास उसके अंदर कुछ मैसेजेस भी या कुछ इन्फॉर्मेशन भी आती है। क्या क्या आती है वो हम आगे देखते हैं। This is some extra information such as program making the request, ठीक है, data requested should it display as HTML document, how long the document and more besides, ठीक है। फिर उसके अंदर अब यूजेस क्या है, चेंज पेज लोकेशन, सेट टाइम जोन, सेट कैशे कंट्रोल और इनिशियल फोर्स डाउनलोड एंड सेट HTTP स्टेटस। HTTP स्टेटस बेसिकली आप लोगों के फाइल पेज एक्सेस हुई है नहीं हुई, कोई एरर आ गया, अगर इंटरनेट नहीं है तो HTTP स्टेटस जो होगा 0 होगा, ठीक है, अगर 200 हो गया सक्सेस की फॉर्म में। तो ये डिफरेंट हेडर स्ट्रक्चर्स हैं। तो पहला फंक्शन है जी हेडर, ठीक है, ये आपके पास सिंटैक्स लिखा हुआ है हेडर इनटू हेडर, उसके बाद रिप्लेस टू HTTP रिस्पांस कोड, ये आप लोग वहां पे रिस्पांस कोड भी भेज सकते हैं, ठीक है। द हेडर parameters hold the header string that starts the string HTTP slash which is used to figure out HTTP status code to send it or can be location, it is a mandatory parameter और ये जो mandatory है it depends। फिर उसके बाद आ गया $sign replace the should replace without add the second header it in the optional parameter और ये optional है। फिर उसके बाद $HTTP रिस्पांस कोड, ये हमारे पास आ जाता है हमारे रिस्पांस कोड की तौर इट फोकस एंड HTTP रिस्पांस कोड इन द स्पेसिफाइड वैल्यू, और इसकी स्पेसिफाइड वैल्यूज है। ये आपके पास आगे लोकेशन भेजनी है यानी कि www HTTP कोड यानी कि किसी पैच के एक्सेस वगैरह ये चीजें सेंड करनी, तो ये हम लोग हेडर के जरिए सेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद एग्जांपल 2 है, वो हमारे पास यहाँ पे हेडर के अंदर क्या भेजा है, एक्सपायर यानी कि किस टाइम एक्सपायर हो, ठीक है, उसका टाइम भेज रहे हैं तो किस टाइम पे ये एक्सपायर हो जाए। फिर उसके बाद कैशे उसको सेंड कर रहे हैं कि कैशे कंट्रोल हो या कैशे ना हो रही हो, ठीक है, तो कैशे के भी हम लोग किसी टाइम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद प्रोग्रामा नो कैशे, ठीक है, ये भी कैशे की फॉर्म में हम लोग सेंड कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट उसके पैरामीटर। उसके बाद आगे जी इंक्लूड और रिक्वायर, हमने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि हम लोग इन केस ऑफ मेन्यू बार की सेंस में मैंने आप लोगों को बताया था यानी कि एक पेज के अंदर आप दूसरे पेज का कोई स्पेसिफिक हिस्सा अटैच करना चाहते हो या एक पेज आप लोग चाहते हो कि अपनी कोड को कम से कम लेस करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बार बार आपको मेन्यू बार बनानी ना पड़े उस चीज के लिए। आप लोग कोडिंग जब करेंगे तो वहां पे आप लोग क्या करोगे, इंक्लूड या रिक्वायर का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इंक्लूड बेस या रिक्वायर, ये जो इंक्लूड फाइल ये बेसिकली किसी दूसरी PHP के कोड को इनहेरिट करना यानी कि अपनी फाइल के अंदर ले आना, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम हम लोगों ने की थी, तो हमने अपने पास एक मैं बनाया था, मैंने आपके पास है मेन्यू बार। अब आप पहले क्या होता है कि आप लोग मल्टीपल टाइम्स आपको मेन्यू बार हर फाइल के अलग बनाना पड़ जाता है, तो आसान वे ये है कि आप एक दफा मेन्यू बार बना के रख लो और हर अपनी PHP की फाइल के अंदर जहां पे आपने उसको रखना हो वहां पे आप उसे पेस्ट कर दो, तो वो आपके पास एक्यूरेटली वर्किंग करेगा। तो इंक्लूड और रिक्वायर दोनों बहुत सेम वर्किंग करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये आप लोग अप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है। उसके लिए मैंने बता शॉर्ट वे आप हम लोगों ने अप्लाई करके देखा था। उसके बाद हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग की थी। एक्सेप्शन बेसिकली क्या होता है, एरर, अगर आप लोगों के पास PHP में एरर्स वगैरह को डील करने के लिए हम लोग करते हैं और फिर आप लोग एरर्स को खुद जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ट्राई और कैच दो पोर्शंस हैं, ठीक है। ट्राई बेसिकली ये है कि हमारे पास हम किसी स्पेसिफिक पोर्शन को एग्जीक्यूट करें और उस एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई एरर आ जाए तो वो कहां पे चला, कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कैच पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो कैच के अंदर हम लोग उसको मेंटेन करते हैं और इन केस ऑफ वो एरर जहां पे आ सकता है हम वहां पे यानी कि उस तरह की कंडीशन बना के यानी कि जो पॉसिबल उस फंक्शन के अंदर ये आएगी या आ सकती है, यानी कि आप लोग वहां पे आप थ्रो करवा देते हो एरर। जब हम थ्रो करवाते हैं तो जब ट्राई करते हुए वही सिचुएशन बनेगी तो कैच क्या करेगा, वो जो थ्रो के दौरान हमने मैसेज रेज किया यानी कि डिवाइन बाय 0, ये एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, तो वो एरर को रेज कर देगी। अगर वही सिचुएशन बनेगी
तो अगर आपने थ्रो करवाया हुआ यानी कि आपने उन पॉसिबल सिचुएशंस के आंसर्स यानी कि एरर बना के रखा हुआ है, ठीक है, उसका मैसेज बना के रखा हुआ है, तो वो एक्सेप्शन आप रेज करवा देंगे, थ्रो कर दोगे, और वो कैच कौन करेगा आपके पास, कैच करेगा आपके पास कैच का पोर्शन, ट्राई करेगा, और ट्राई करते हुए अगर वही पॉसिबल कंडीशन बनी तो वो कैच पोर्शन में आ जाएगा। तो ये बेसिकली एरर हैंडलिंग है, हम इसको अंदर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट नोट लिखा। उसके बाद आ गया जी व्हाट इज सेशन, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेटेस्ट टॉपिक है, ठीक है, ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारी रिवीजन कंप्लीट होगी है, 13 टॉपिक्स हमने रिवाइज किए हैं पीएचपी के, तो हम इसको ऑनवर्ड कल से स्टार्ट करेंगे। बाकी अब आप लोगों को एक असाइनमेंट है, रीडिंग असाइनमेंट में दे रहा हूं कि आप लोग सेशन के बारे में रीड करें, व्हाट इज सेशन। आप लोगों ने बेसिकली करना ये है कि आप लोगों ने गूगल करना है सेशन क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है। पीएचपी के नहीं, किसी भी लैंग्वेज के सेशन को हम अपनी रियल लाइफ की एग्जांपल से आप लोगों ने कंपेयर करना है। तो बाकी हम और इसकी थ्योरी को आप लोगों ने रीड कर लें तो बहुत बेस्ट है, आप लोगों को पहले से आइडिया होगा, फिर हम इसको ऑनवर्ड इस्तेमाल करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सेशन हैंडलिंग हमारा कल का टॉपिक है।